हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1857 की रिवोल्ट के बारे में और उसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी आंदोलन उठा करके देखिए, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो 1789 का, या फिर अरब स्प्रिंग 2013, या फिर 1857 का रिवोल्ट। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक रीज़न ये रहता है कि लोग उस सरकार से तंग हैं, या तो बेरोजगारी है, करप्शन है, या फिर अदर बेसिक रीज़न जिनकी वजह से लोग उस सरकार से तंग है। और अंग्रेजी हुकूमत के समय तो ऐसे बहुत सारे रीज़न थे। तो उन्हीं रीज़न्स को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे मेन: पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नए भी हैं आप प्रिपरेशन में, तो भी एक चीज़ याद रखना कि आप कोशिश करना कि आप मेंस की राइटिंग करते हो या फिर कोई क्वेश्चन राइट करके देखते हो तो उसे 3 भागों में डिवाइड करना: सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। इससे पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप उस क्वेश्चन के काफ़ी हद तक जो एस्पेक्ट हैं उसे आसानी से कवर कर पाओगे। तो हमारा जो पहला रीज़न है वो है पॉलिटिकल रीज़न, यानी कि राजनीतिक कारण, सत्ता से रिलेटेड क्या था। तो इसमें पहला रीज़न था हमारा सब्सिडरी अलायंस। तो अब ये क्या चीज़ है भाई? देखिए, सब्सिडरी अलायंस ये था कि अंग्रेज़ों ने जो देशी हुकूमत थी उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते, बजाय इसके आप हमारी आर्मी को रखो, और अगर आप किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध करते हो तो हमारी सेना जाएगी, और अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो भी उसमें बीच में हमें इंडल्ज होंगे। तो यानी कि एक तरीके से हिंदी भाषा का शब्द करें तो पंगु बना दिया उन्होंने राजाओं को, और ये था सब्सिडरी अलायंस। और इस सब्सिडरी अलायंस के तहत तो सबसे पहला राज्य उन्होंने अधिकृत किया था या अपने कब्जे में लिया था वो था हैदराबाद। एंड सेकंड पॉइंट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प की नीति। इसके पीछे मेन जो पर्सन था रिस्पॉन्सिबल वो था लॉर्ड डलहौजी। देखिए, उस टाइम पे जो राजा महाराजा थे जिनकी कोई संतान नहीं होती थी, वो क्या करते थे कि किसी बच्चे को गोद ले लेते थे। अब इतना बड़ा राज्य है, कोई ना कोई तो उत्तराधिकारी चाहिए जिसे कि प्रशासन ट्रांसफ़र करा जा सके। तब अंग्रेज़ों ने देखा कि ऐसे तो यार उनका जो राज्य है, हड़पने का सपना है, वही नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि ऐसे तो आप गोद लेते रहोगे। तब उन्होंने एक नीति बनाई, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हो तो इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी पहले, और जाहिर सी बात है कि अनुमति देते नहीं थे इतनी आसानी से। तो यही थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे कि गोद प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और जो पहला राज्य, ये पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, कि जो पहला राज्य था जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया था वो कौन सा था? उसका नाम था सतारा। थर्ड ऑप्शन है बिट्रेयल विद अवध। देखिए, 1856 के अंडर 1856 में अवध का एनेक्सेशन कर लिया था इन्होंने। हुआ ये था कि अंग्रेज़ों ने अवध की पूरी मदद ली पहले तो, लेकिन बाद में उन्होंने अवध को ही हड़प लिया, और अवध के साथ लोगों की जो सेंटिमेंट थे वो काफ़ी जुड़े हुए थे, जिस कारण से लोग नाराज़ हो गए, और ये भी एक रीज़न माना जाता है विद्रोह का। और अगर आप अदर पॉइंट देखें तो वह है डिफीट बाय अफ़गानिस्तान। 1841 और 42 में अंग्रेज़ी सेना को अफ़गानिस्तान से मार भगाया था। तभी अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े साम्राज्य डूब गए। तो ये तो चलो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी एक रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का। इसके अलावा जो हमारे रीज़न थे वो थे सोशल रीज़न। सोशल रीज़न में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वो जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, रंग के आधार पर भेदभाव था। नॉन एक्सेप्टेंस, आसानी से स्वीकार्यता नहीं थी। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप कोई भी बहादुरी का कार्य करते हो, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो, तो भी आपको एक जमादार या जो नीचे लेवल की पोस्ट होती थी उससे ऊपर आपका प्रमोशन नहीं होता था। और अगर आप ज़्यादा ही कुछ खास मतलब उनकी चमचागिरी करते थे तो बात अलग थी, वरना इन्हें आसानी से प्रमोशन नहीं दिया जाता था और गुलामों की तरह व्यवहार किया जाता था। अच्छा, इकोनॉमिक रीज़न के अंदर क्या था? जो इंडियन इंडस्ट्री थी ना, उसे पूरे तरीके से इन्होंने तबाह कर दिया था। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडिया की जो वेल्थ थी वो यहीं से लेकर के जा रहे थे और यहीं पर दोबारा इन्वेस्ट कर रहे थे। होता ये था कि टैक्स के रूप में उन्होंने जो वेल्थ इकट्ठी करी वो इंग्लैंड जाती थी, इंग्लैंड में उससे प्रोडक्ट वगैरह बनते थे और बेचने के लिए वही दोबारा इंडिया की मार्केट में आ जाया करते थे। तो ये सब ड्रेन ऑफ वेल्थ थी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने इसके ऊपर बुक भी लिखी थी। और थर्ड रीज़न था लो वेजेस।
देखिए इनकी पगार बहुत ज़्यादा कम थी। अगर आप देखेंगे ना तो जो आर्मी में पर्सन थे वो कौन थे, वो ज़्यादातर किसान ही तो थे। और अगर सरकार की कोई भी जो टैक्स की पॉलिसी आती थी तो डायरेक्ट उन पर असर पड़ता था। तो वो जो लोग आर्मी में थे वो कोई बहुत ही संपन्न या फिर कोई ज़मींदारों के बच्चे नहीं थे, वो आम जनता ही थी जो कि आर्मी में उस टाइम पर भी इन्वॉल्व थी। और इसके अलावा एक रीज़न और था, वो था धार्मिक रीज़न, धर्म का। उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो ईसाई मिशनरी आते थे उन्हें परमिशन मिल गई थी कि आप आर्मी के अंदर भी जा सकते हो और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो उन लोगों को लगा कि ऐसे तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। तो ये एक रीज़न भी माना जाता है, धार्मिक रीज़न। देखिए हमने जो रिवोल्ट देखा वो 1857 का, उसके पीछे एक तो कई ऐसे रीज़न भी हैं जो कि जैसे कि सडन आउटब्रेक माना जाता है। हालांकि देखिए क्रांति कभी भी एक दिन में नहीं होती, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी छोटे मोटे आंदोलन हो चुके थे, जैसे कि चेरो विद्रोह, फ़कीर सन्यासी, वो खैर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो 1857 की रिवोल्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से एक सडन आउटब्रेक देखने को मिला हमें। उसके अंदर जो पहली चीज़ थी वो थी द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उस टाइम पर एक प्रथा थी, वो ये थी कि अगर आप हिंदू हैं तो आप समुद्र की यात्रा नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति समुद्र की यात्रा करता था तो इसका मतलब ये होता था कि उस व्यक्ति ने अपने धर्म को त्याग दिया। अगर मान लीजिए मैं गुजरात से समुद्र की यात्रा करते हुए चला जाता हूँ कहीं इंग्लैंड या यूएस से, तो इसका मतलब ये कि मैं जो अब हिंदू धर्म में था, अब मैंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है। और जब मैं वापस आऊँगा इंडिया में तब मुझे यज्ञ वगैरह करके अदर चीज़ें प्रोसेस से गुजर करके दोबारा अपने धर्म में एंट्री लेनी होगी। आपको शायद सुनने में बात इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। और लोग इसी वजह से भी सरकार से नाराज़ थे, क्योंकि उन्होंने एक एक्ट लेकर के आए, जनरल सर्विसमेंट एक्ट। और इसके तहत क्या था, इसके तहत होता ये था कि जो हमारी आर्मी थी उसे कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता था। जो अलग उपनिवेश थे ब्रिटिश सरकार के, वहाँ पर लड़ने के लिए, तो उसके लिए तो समुद्र पार करना ही था। तो ये था द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और दूसरा पॉइंट था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में, कि वो एक लंबी सी नाली वाली गन रखते थे, जिसके अंदर की पहले एक पैकेट होता था, उसको छील करके उसके अंदर बारूद वगैरह डालना पड़ता था, फिर पाइप से लेकर के ठूसते थे उसको और फिर गोली चलाया करते थे। वही थी राइफ़ल उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो राइफ़ल आती थी ना, उसका कारतूस होता था, जैसे कि बारूद वगैरह होता है, उसके अंदर कोटिंग होती थी उस कवर के ऊपर, और वो कोटिंग होती थी चमड़े वैक्स की, और वैक्स बनाया जाता था चमड़े को पिघला करके। तो इस तरह की अफवाह फैली हुई थी कि जो सूअर है और गाय है उसकी चर्बी का इस्तेमाल किया गया वैक्स को बनाने के लिए। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की भावनाएं उस टाइम पे आहत होगी। और ये भी एक रीज़न माना जाता है कि काफ़ी, बल्कि मेन रीज़न यही माना जाता है 1857 की रिवोल्ट का। और एक और रीज़न भी है, ये मतलब काफ़ी बुक्स में है, कईयों में नहीं है, मैंने कई जगह पढ़ा लेकिन इसके बारे में, कि इस तरह की भी एक अफवाह फैल गई थी कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए गाय की हड्डी का चूरा वो उनके आटे में मिलाया जाता था। हालांकि ये सिर्फ अफवाह है, मतलब मैंने एक दो जगह ही से पढ़ा, लेकिन जो मेन रीज़न माने जाते हैं वो दो यही माने जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह की शुरुआत कर दी। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन शाम का समय था जब मंगल पांडे काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने अपनी बंदूक लेकर के जो उनके ऑफिसर थे उन पर गोली चला दी थी, जिसका नाम था हग्सन एंड बोक, और वो दोनों मारे गए थे। और यहीं से 1857 की रिवोल्ट की शुरुआत होती है। अच्छा देखिए, 29 मार्च को उन्होंने मंगल पांडे ने गोली चलाई और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी। जब उन्हें फांसी की सज़ा दी तो ये बात पूरे इंडिया में फैल गई, और जो आर्मी के पर्सन थे उन्होंने इस चीज़ से काफ़ी जुड़ाव महसूस किया कि हमारा एक आदमी का पर्सन था जिसे कि फांसी की सज़ा दे दी गई। और यही यहाँ से स्पार्क होता है 1857 के रिवोल्ट का। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि वो कहाँ से थे, बैरकपुर छावनी थी मेरठ में उनकी, वो वहीं से थे। तो ये हालांकि पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन फिर भी। अच्छा यहाँ से जब हमने देखा कि क्रांति की शुरुआत हुई
तो ये मंगल पांडे इस तरह की गन आप देख सकते हैं, जिसके अंदर की पहले मुंह से छीन करके बारूद भरा जाता था और फिर उसे ठूसा जाता था। देखिए रीज़न ऑफ फेलियर, इससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने इस क्रांति के बारे में पढ़ा तो इस क्रांति का मेन लीडर कौन था और इसकी मेन डेट कब क्या क्या थी। देखिए अगर हम मेन डेट की बात करें ना तो 10 मई, ऐसा कहा जाता है कि 10 मई को ये डिसाइड किया गया। 10 मई को पूरे देश में आंदोलन हुआ था 1857 का, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे बताते हैं कि 31 मई की तारीख जो है वो डिसाइड करी गई थी आंदोलन के लिए। लेकिन हुआ यूँ कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कि देखिए आप तो आपके पास फ़ोन है, 2 मिनट लगती है किसी को कॉल करने में, कहीं आने जाने के लिए किसी से पूछना है, उस टाइम पे संसाधन नहीं थे, तो वो लोग एक्साइटेड हो गए और जो कि 31 तारीख को होना था विद्रोह, वो 10 तारीख से ही स्टार्ट हो गया। यही रीज़न भी माना जाता है कि फेलियर का एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। और इसके अंदर जो लीडर था दिल्ली का जो किंग था, वो उस टाइम पे बहादुर शाह जफ़र था। बहादुर शाह जफ़र देखिए एक शायर था, हालांकि वो उस टाइम पे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में वो नहीं उभर पाए और कहीं ना कहीं ये भी रीज़न माना जाता है फेलियर का। अच्छा, जब हम रीज़न की बात करते हैं फेलियर की, तो इसका रीज़न क्या था कि नॉट टू वेट फॉर द डिसाइडेड टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत हो गई थी और कि उन्होंने मतलब जो सही टाइम था उस पर उन्होंने विद्रोह नहीं किया। नो सपोर्ट ऑफ देसी किंग, देखिए जो देसी रियासतें थी ना, जैसे कि पटियाला की, जींद की, इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। और कम्युनिज़्म, आप इसी से अंदाज़ा लगाए जा सकते हो कि उस टाइम पर इतना बुरा हाल था कि जो जिन्हें तथाकथित रूप से दलित माना जाता था, उन्हें आर्मी में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर आर्मी में कोई अपर क्लास के लोग होते थे तो उनसे बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो एक ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा यूनिटी है देश में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न था। और नॉट टू सेपरेट इन द होल कंट्री, देखिए ये आंदोलन पूरे देश में नहीं फैला। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नॉर्थर्न पार्ट है वहीं पर ये चीज़ें देखने को मिली थी। साउथ इंडिया में इसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला और अंग्रेज़ों ने इसे टैकल बहुत अच्छे से तरीके से करा। उनके पास मॉडर्न वेपन थे, इंफॉर्मेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो कि पंजाब था वहाँ पर ऐलान करवा दिया बहादुर शाह जफ़र के द्वारा। मतलब एक झूठा फरमान जारी करवाया अंग्रेज़ों ने कि अगर हम ये युद्ध जीत गए तो सभी सरदारों के सिर कटवा दिए जाएंगे। इस तरीके से झूठी इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया गया। और अगर हम बात करें इससे पहले कि जो लीडर थे, मेन लीडर वो कौन थे इसमें, तो उसमें मेन लीडर हमारे आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दिल्ली में जो थे जनरल बख्त खान। वैसे तो जनरल दिल्ली के जो राजा थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, लेकिन वो इतने मेन नहीं थे। उनकी जो सारी रेगुलेशन थी वो जनरल बख्त खान के द्वारा ही की जा रही थी, क्योंकि जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्हें बर्मा भेज दिया गया था। बर्मा यानी कि म्यांमार। और कानपुर में थे नाना साहब जो हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कज़न थे। लखनऊ में बेगम हज़रत महल, बिहार में कुंवर सिंह और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, गोरखपुर में गजाधर सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम और संबलपुर में थे सुरेंद्र साई। अच्छा, विद्रोह के जो प्रमुख केंद्र थे उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से इन्होंने आंदोलन को दबाया। 1857 के अंदर तो आंदोलन शुरू हो गया था, तो लेकिन जो हम बात करें तो 1858 में तकरीबन जून जुलाई तक का समय माना जाता है जब आंदोलन पूरे तरीके से शांत हो गया। जैसे कि जनरल नील ने जब आंदोलन को थामने की बागडोर अपने हाथ में ली, तब बेरहमी से लोगों को मारा गया। कहा जाता है कि जो कि पूरे के पूरे गांव हैं वो जला दिए गए। जिन लोगों पर शक था उन्हें तोप के मुँह से बांध करके उड़ा दिया गया। इस तरह की बर्बरता का काफ़ी उपयोग हुआ था। और इससे में जो कहानी है वो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है कि लखनऊ में ऐसा क्या हुआ या फिर कानपुर में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ मेन नहीं है। जैसे कि कानपुर में नाना साहब थे, वो बाद में लखनऊ चले गए थे। और अच्छा, इससे रिलेटेड एक कहानी और है, वो ये कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके गुरु थे तात्या टोपे। काफ़ी साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे राइटर तो याद नहीं है, और उस बुक में ये था कि जो तात्या टोपे थे ना वो एक्चुअली कभी पकड़े ही नहीं गए, वो कभी मतलब मारे ही नहीं गए इनके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा।
क्योंकि उनके एक मित्र थे, वो अपने मित्र के पास चले गए थे और उसके मित्र ने ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी अंग्रेज़ों को कि भाई तात्या टोपे हमारे पास है। और ऐसा उस बुक में लिखा हुआ था कि जो तात्या टोपे थे वो उन्हीं की चाल थी कि अपने फ्रेंड को कहना कि तुम उन्हें बुला दो अंग्रेज़ों को, और अपनी जगह किसी और को उन्होंने वहाँ पर बिठा दिया था। क्योंकि अंग्रेज़ भी पूरे रूप से श्योर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने तात्या टोपे को देखा भी नहीं था, सिर्फ एक नाम सुना था कि तात्या टोपे है, और कोई मतलब इतनी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा हो। ये इसका रीज़न माना जाता है। और बिहार के थे जैसे कुंवर सिंह की एज 70 ईयर थी, और इस एज में भी इन्होंने जो है बहादुरी का प्रदर्शन किया। बिहार के थे ये 70 वर्षीय जमींदार। और इससे जो रिलेटेड बातें हैं आपकी, वो ये है कि कहानी के रूप में है, ऐसा कोई ख़ास नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि क्रांति के जो हमने असफलताएं थी वो कुछ देखी, तो रीज़न क्या क्या थे कि क्रांति को एक सफलता के रूप में भी देखा जाता है। अगर इसमें आप देखें ना तो एक यूनिटी देखने को मिली। देखिए, पूर्ण रूप से तो यूनिटी नहीं थी, लेकिन अगर आप इतिहास की कंपैरिजन करें तो काफ़ी यूनिटी देखने को मिली थी। और सत्ता का जो ट्रांसफ़र था वो हुआ, क्योंकि 1857 के बाद ही जो अंग्रेज़ों ने जो कंपनी को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया, और इंग्लैंड के द्वारा जो रानी थी उसके द्वारा शासन को अपने हाथ में लिया गया। जो अवेयरनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ी, और इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि अंग्रेज़ों ने इंडियंस के पास जो गन्स होती थी वो लो क्वालिटी की सप्लाई करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को, ये मतलब जो इंडियन थे, उन्हें शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि हमारे पास आएँ तो ये हमारे राज जान लेंगे, और जो कि भविष्य में हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। सरकार की जो नीति थी उसमें परिवर्तन होने लगा था। एक क्वेश्चन ये आता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई थी, तो उसका आंसर होता है पील कमीशन बनाया था, जिसने रिकमेंड किया था कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर है आर्मी का उसे चेंज करना चाहिए, और इंडियंस को कम भर्ती करना चाहिए, और जो यूरोपियन है उन्हें अच्छे पोस्टों पे ज़्यादा नियुक्त करना चाहिए। और एकता की प्रेरणा मिली है, जैसी बेसिक बातें हैं ये आप लिख सकते हो। राजनीतिक जागृति देखने को मिली, लोगों में उत्साह देखने को मिला, इस तरह की चीज़ें। हालांकि आप एक ऐसे इतिहासकार भी हैं जैसे कि R.C. मजूमदार, जिन्होंने कहा था कि 1857 का रिवोल्ट ना तो फर्स्ट था और ना ही ये जो है राष्ट्रीयता की भावना थी इसके अंदर। कुछ 2-3 नेगेटिव बातें आप जनरली ये लगा के चलिए, अगर PCS में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि कोई नेगेटिव बात है 1857 के रिवोल्ट से, तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। जाहिर सी बात है, कोई इंडियन तो इसके बारे में बहुत ही कम कहेगा, तो जो जितने अंग्रेज़ लेखक थे वही इस तरह की नेगेटिव बातें करेंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत टेक्निक का इस्तेमाल करके आंसर को कवर कर सकते हो। तो ये था 1857 का रिवोल्ट, और इससे पहले जो भी विद्रोह हुए उसको भी हम डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।